हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 11 में हम तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे और अपन ने कल जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी का अध्ययन किया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की हमने विशेषताएं बताई, आपको आवर्त सारणी का प्रारूप बताया था। आज अपन जो है मेंडलीव सारणी की कमियों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि मेंडलीव सारणी की कमियां कौन कौन सी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेंडलीव सारणी की कमियां। मेंडलीव सारणी की कमियां। तो बेटा, मेंडलीव की सारणी में कमियों को अगर देखा जाए तो सबसे पहली कमी आती है इसमें हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान। अब हाइड्रोजन के स्थान में क्या कमी थी? मेंडलीव की सारणी को अगर अपन देखेंगे तो मेंडलीव की सारणी में हाइड्रोजन को दो स्थानों पर रखा जाता है। एक तो वर्ग संख्या 1 में रखा जाता है और एक वर्ग संख्या 7 में रखा जाता है। वर्ग संख्या 1 में क्षार धातुओं के साथ और वर्ग संख्या 7 में उसे रखा जाता है हैलोजनों के साथ। तो मेंडलीव जो है इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि वास्तव में हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं के साथ में आना चाहिए या हाइड्रोजन हैलोजनों के साथ में आना चाहिए, और दो जगह हाइड्रोजन को क्यों रख रहा है वो इस बात को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर सकता। अब दूसरी कमी आती है, मेंडलीव की सारणी का आधार था परमाणु भार। मेंडलीव सारणी का आधार कौन था? परमाणु भार। तो एक ही तत्व के कई सारे समस्थानिक होते हैं और उन समस्थानिकों में परमाणु भारों में भिन्नता होती है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1H1, आपका 1H2, 1H3। तो आप देखिए इनके परमाणु भारों में अंतर दिखाई दे रहा। इनकी द्रव्यमान संख्या एक में 1 आ रही, दूसरे में 2 आ रही, तीसरे में 3 आ रही। तो जब द्रव्यमान संख्याओं में अंतर है, द्रव्यमान संख्याओं की वृद्धि क्रम में अपन परमाणु भारों की वृद्धि क्रम में लिखते हैं, तो इसके अनुसार तो आवर्त सारणी में आपके जो समस्थानिक हैं उनको स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी आवर्त सारणी जो मेंडलीव वाली आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के ऊपर आधारित है और समस्थानिकों में परमाणु भारों में भिन्नता होती है। तो इसके अनुसार परमाणु भारों के वृद्धि क्रम के अनुसार तो समस्थानिकों को भी सारणी में स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने सारणी में जो है समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। तीसरी समस्या आती है कि मेंडलीव ने कई स्थानों पर अपने ही बनाए गए नियम का विरोध किया। मेंडलीव के द्वारा जो है कई स्थानों पर अपने बनाए गए परमाणु भार के नियम का विरोध किया गया। अब कौन कौन से स्थानों पर ये विरोध किया गया इसमें देखिए, इसको अपन बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी क्यों नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पानी क्यों नहीं। देखिए, आमिर फॉर ऑर्गन, ऑर्गन, खान के पोटेशियम, तेरी टेल्यूरियम, इच्छा आयोडीन, ठंडा थोरियम, पानी प्रोटेक्टिनियम, कोबाल्ट और निकेल। क्यों कोबाल्ट नहीं निकेल? तो ऑर्गन देखिए, अगर अपन आवर्त सारणी में देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो ऑर्गन तो लिखा जाता है पहले और पोटेशियम लिखा जाता है बाद में, जबकि ऑर्गन का
परमाणु भार 39.9 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39.9 और 39। अब इसका मतलब होना क्या चाहिए? इसका मतलब होना तो ये चाहिए कि पहले पोटेशियम आए बाद में ऑर्गन आए, लेकिन आता कौन है? पहले ऑर्गन आता है बाद में पोटेशियम आता है। इसी तरह टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम का परमाणु भार होता है 127.6 और आयोडीन का होता है 127। तो नियमानुसार पहले आयोडीन आना चाहिए बाद में टेल्यूरियम आना चाहिए, लेकिन आ कौन रहा है? पहले आपका टेल्यूरियम आ रहा है बाद में आयोडीन आ रहा है। तो मेंडलीफ ने अपने बनाए हुए परमाणु भार के नियम को आवर्त सारणी में कई स्थानों पर तोड़ा। तो इसे भी हम जो है आवर्त सारणी की एक कमी मान सकते हैं। सेम कंडीशन थोरियम, प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम का जो परमाणु भार होता है वो आपका, प्रोटेक्टिनियम का परमाणु भार कम होता है, थोरियम का परमाणु भार ज्यादा होता है। तो इसके अनुसार प्रोटेक्टिनियम पहले होना चाहिए, थोरियम बाद में। सेम कंडीशन कोबाल्ट निकेल में, निकेल का परमाणु भार कम है और कोबाल्ट का ज्यादा है, तो निकेल पहले कोबाल्ट पीछे होना चाहिए, लेकिन टेबल आप देखेंगे तो कोबाल्ट पहले मिलेगा, निकेल पीछे मिलेगा। तो इस तरह से उसने अपने बनाए हुए परमाणु भार के नियमों को कई स्थानों पर तोड़ा। फिर इसके अलावा उसने, मेंडलीफ ने अपनी सारणी को बनाते समय उसने उस बात पर जोर दिया था कि एक वर्ग में आने वाले तत्वों में गुणों में काफी हद तक समानता होनी चाहिए, लेकिन ये बात अपनी सारणी में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया। कई उसने ऐसे तत्वों को एक साथ रख दिया जो गुणों में समानता को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे जैसे उसने मतलब गुणों में समानता प्रदर्शित ना करने वाले तत्वों को एक साथ रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें वर्ग एक बनाया हुआ है, फर्स्ट वर्ग, इसके दो उपवर्ग थे ए और बी, आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब उपवर्ग ए के तत्व हैं। यहां पर Cu, Ag, Au। अब जरा हम तत्वों की देखें तो वर्ग एक के जितने भी तत्व हैं ये सब अत्यधिक क्रियाशील है, और ये जो तत्व है ये जो है बहुत कम क्रियाशील, इनकी क्रियाशीलता होती है बहुत ज्यादा और इन तत्वों की क्रियाशीलता होती है अपेक्षाकृत बहुत कम। तो इस तरह हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणों में काफी सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी इन तत्वों को साथ साथ रखा है। फिर इसी प्रकार से समान गुण वाले तत्व उसने अलग अलग करके भी रखे। एक तो उसने असमान गुण वाले तत्वों को साथ रखा है, एक और कमी क्या है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा जाना। जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड जो है इनके गुणधर्मों में काफी समानताएं होती हैं, लेकिन समानताओं के होने के बावजूद भी जो है इन तत्वों को उसने साथ साथ नहीं रखा है, तो इसका कारण भी हम सारणी में स्पष्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक कमी, कई सारी कमी हो गई। पहली कमी, हाइड्रोजन का स्थान स्पष्ट नहीं है, हाइड्रोजन को वर्ग एक में रखा जाए या वर्ग 7 में रखा जाए क्लियर नहीं। दूसरी कमी, सारणी का आधार परमाणु भार है, तो परमाणु भार के आधार पर तो सारणी में समस्थानिकों को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, तो ये एक समस्या। फिर तीसरी कमी, नियम कहता है कि पहले कम भार वाला आएगा बाद में अधिक भार वाला आएगा, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ज्यादा भार वाला पहले और कम भार वाला पीछे। ये सब इस साइड वाले तत्व अधिक भार वाले और कम भार वाले ये आगे।
टेबल में कम भार वालों को बाद में लिखा हुआ है, अधिक भार वालों को पहले लिखा हुआ है। फिर अगली दिक्कत क्या है कि असमान गुण के तत्व, असमान गुण वाले जो तत्व हैं उन्हें जो है एक साथ रख दिया गया। जैसे इन तत्वों के गुणों में असमानता होती है, ये भी वर्ग एक के तत्व है, ये भी वर्ग एक के तत्व है। असमानता के बावजूद भी इनको साथ साथ रखा है, क्यों रखा है इसका कारण स्पष्ट नहीं। फिर समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा है, क्यों रखा है इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं। फिर बेटा इसके अलावा और भी कमियां हैं, जैसे लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड तत्वों का स्थान स्पष्ट नहीं है। लेंथेनॉइड तत्व और एक्टिनॉइड तत्व दोनों का स्थान जो है स्पष्ट नहीं है, यानी इसमें कंफ्यूजन है कि थर्ड ए होगा या थर्ड बी होगा, ये बात यहां पर क्लियर नहीं है। अब ये कंफ्यूजन रहता है आपकी मेंडलीव की सारणी में कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व जो है थर्ड ए के अंतर्गत आने चाहिए या थर्ड बी के अंतर्गत आने चाहिए। फिर एक और समस्या, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड को सारणी से क्यों अलग रखा गया है। अब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को सारणी में क्यों स्थान नहीं दिया, लेंथेनॉइड श्रेणी को सारणी के नीचे क्यों बनाया गया, एक्टिनॉइड श्रेणी को सारणी के नीचे क्यों बनाया गया, ये बातें मेंडलीव सारणी में स्पष्ट नहीं है। एक और इसमें हम समस्या इसमें रख सकते हैं, जैसे शून्य वर्ग है, शून्य वर्ग को जो नाम दिया है शून्य वर्ग, वो उन तत्वों की संयोजकता के आधार पर नाम दिया है। शून्य वर्ग में आपकी उत्कृष्ट गैसें आती हैं और सामान्यतः इनमें बंध निर्माण की क्षमता नहीं होती, तो इसलिए इसका नाम शून्य वर्ग है। वर्ग एक में आने वाले सभी तत्व +1 संयोजकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। 2 में आने वालों की संयोजकता 2 होती है, 3 में आने वालों की 3 होती है, 7 में आने वाले कुछ तत्व 7 संयोजकता प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन वर्ग 8 में आने वाले जो तत्व हैं वो सामान्यतः 8 संयोजकता को प्रदर्शित नहीं करते। वर्ग 8 में आने वाले जो तत्व हैं वो सामान्यतः 8 संयोजकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, फिर भी वर्ग 8 बनाया गया। तो ये बात जो है आपकी मेंडलीव सारणी में स्पष्ट नहीं है। तो मेंडलीव सारणी में जो वर्ग बनाए गए थे वो संयोजकता के आधार पर बनाए गए थे, संयोजकता का भी उसके साथ संबंध है। तो इसके अनुसार वर्ग 8 का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ग 8 जो है सारणी के अंदर बनाया हुआ है। तो ये भी आपकी मेंडलीव सारणी की कमी है। इसके बाद में आता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जो विकास हुआ, ये विकास हुआ था आपका मोजले के आवर्त नियम के बाद। मोजले का आवर्त नियम, मोजले ने अपना नियम देने के लिए उसने एक प्रयोग किया था। उसने क्या प्रयोग किया
अलग अलग तरह की धातुओं के ऊपर उसने इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई, कैथोड किरणों की बौछार कराई। और कैथोड किरणों की जब धातु के ऊपर बौछार कराई जाती है तो एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। जब कैथोड किरणों की धातु के ऊपर बौछार कराई जाती है तो उससे एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। उसने उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति और परमाणु क्रमांक के मध्य में एक संबंध स्थापित किया। क्या संबंध स्थापित किया? कि आवृत्ति का वर्गमूल समानुपाती होता है तत्व का परमाणु क्रमांक। आवृत्ति का वर्गमूल होता है तत्व का परमाणु क्रमांक। तो इसका कारण क्या है? इसने जो निष्कर्ष निकाला था, निष्कर्ष कैसे निकाला? उसने कई सारी धातुओं, अलग अलग तरह की धातुओं को लिया और उन अलग अलग तरह की धातुओं के ऊपर कैथोड किरणों की बौछार कराई। और जब कैथोड किरणों की बौछार धातुओं के ऊपर कराई गई तो उससे एक्स किरणों की उत्पत्ति हुई। अलग अलग धातु से उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति अलग अलग होती है। तो आवृत्ति के वर्गमूल और तत्व के परमाणु क्रमांक के मध्य में संबंध स्थापित किया गया। और क्या संबंध दिखा? समानुपात का संबंध मिला। इसमें जो संबंध आया था वो समानुपात का संबंध आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों से संबंधित ना होकर के उनके परमाणु क्रमांक से संबंधित होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का संबंध परमाणु भारों से नहीं होता है, बल्कि वो संबंध किसके साथ होता है? परमाणु क्रमांकों के साथ संबंध होता है। और क्या संबंध होता है बेटा? इसका संबंध ये होता है, इसी प्रयोग के आधार पर मोजले ने अपना आवर्त नियम दिया। क्या आवर्त नियम दिया? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन ना होकर के उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन ना होकर के उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो अर्थात अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करें, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाता है तो व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अगर हम तत्वों को परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का संबंध परमाणु भारों से ना होकर के परमाणु क्रमांकों के साथ होता है। ये बेटा मोजले का आवर्त नियम है और इसी को हम आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है। अब बेटा इस नियम के आधार पर सारणी का विकास किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने में कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान था। एक तो था नील्स बोर, जिसने अपना परमाणु मॉडल दिया था। एक था वैज्ञानिक बरी, इसने भी परमाणु मॉडल के विकास में अपना कुछ योगदान दिया था। फिर एक था आपका रैंग एवं वर्नर। इन वैज्ञानिकों के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया। थोड़ा सा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? कि जैसे मेंडलीफ ने आवर्त नियम देकर के आवर्त सारणी बनाई, तो वैसे ही लोग ये सोचते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम दिया था मोजले ने, तो मोजले ने ही सारणी बनाई होगी। ऐसा नहीं है। सारणी का विकास मोजले ने नहीं किया। मोजले का तो था नियम, और मोजले के नियम का प्रयोग किया था नील्स बोर
बरी, रैंग एवं वर्ण। इन वैज्ञानिकों ने मोजले के नियम का प्रयोग करके जो है आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया। तो इस तरह से बेटा मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम देकर के इसके नियम का प्रयोग इन वैज्ञानिकों ने किया और इसके बाद जो है आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये सारणी आपकी मेंडलीव की सारणी के साथ कुछ स्थानों पर समानता रखती है और कुछ स्थानों पर इसमें अंतर होता है। अगर हम तत्वों की स्थितियों को देखें, एक वर्ग के अनुसार अगर हम तत्व की स्थितियों को देखें तो कई जगह पर आपको बहुत सारी समानताएं आपको देखने को मिलेंगी और सेम स्थिति आपको आवर्त में मिलती है, बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रारंभ में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों को तो उसी प्रकार रखा गया, लेकिन वर्गों में क्या परिवर्तन किया गया था कि वर्गों को जैसे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी वर्ग है, तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी वर्ग मेंडलीव की सारणी में तो एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन आधुनिक सारणी में उनको अलग अलग कर दिया। जैसे मेंडलीव की सारणी में आवर्त और वर्ग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी आधुनिक सारणी में भी आवर्त और वर्ग दोनों पाए जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? मेंडलीव सारणी में आपके जो वर्ग थे उन वर्ग के उपवर्गों को एक साथ एक ही कॉलम में रखा गया, परंतु आधुनिक सारणी में क्योंकि उनके उपवर्ग के तत्वों के गुणों में समानता नहीं है, समानता ना होने की वजह से उपवर्ग के तत्वों को अलग अलग किया गया। फिर बाद में उसमें यह कहा गया कि भाई जब इसमें समानता है ही नहीं तो एक ही वर्ग से संबंधित रखने का भी कोई औचित्य नहीं। तो इसके कारण से फिर जो है उन उपवर्गों के वर्गीकरण को भी समाप्त करके फिर जो है नए सिरे से पूरी सारणी का विकास किया गया और आज वर्तमान में आधुनिक सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। मेंडलीव सारणी में वर्गों की संख्या थी 9, आधुनिक सारणी में वर्गों की संख्या 18। मेंडलीव सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, वही आवर्त संख्या 7 आपको जो है आधुनिक सारणी में मिलेगी। अपन इसके अगले वीडियो में जो है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका अध्ययन करें।